हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम बी। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। ठीक है, बहुत लोगों को इनमें कंफ्यूजन होता है और ये फाइनेंशियल कंसेप्ट है, आरबीआई ग्रेड बी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आरबीआई ग्रेड बी के लिए ही नहीं, सभी बैंकों के एग्जाम्स में इसका कंसेप्चुअल क्लैरिटी होना चाहिए, क्योंकि ये आपको ऑब्जेक्टिव में जीए में भी पूछ सकते हैं और ये आपको इंटरव्यू स्टेज पे भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो if you are preparing for banking exams or regulatory body exam, then you need to be thorough with your financial concepts. ठीक है, now we will go ahead with liquidity adjustment facility and marginal standing facility. So before starting this video, let me tell you that we have launched our new batch on 30th of August, and we are giving 40% off on RBI courses. So if you want to ensure your selection, you can enroll in this batch. ठीक है, देन आरबीआई के लिए नाबार्ड के लिए भी हमारे कोर्सेज शुरू हैं। सो आगे आने वाली एग्ज़ाम के लिए और नेक्स्ट ईयर के नाबार्ड के लिए आपको अगर ऑर्गेनाइज्ड वे में प्रिपेयर करना है तो यू कैन एनरोल इन आवर कोर्सेज। ठीक है, अब बात करते हैं लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी पे। अब ये लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी है क्या? पहली बात तो ये समझ लीजिए कि ये लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी जो है ये शुरू से नहीं है इंडिया में। ये नरसिम्हन कमेटी की नरसिम्हन का एक कमेटी थी 1998 में। इन्होंने रिकमेंड किया कि देयर शुड बी लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। ठीक है, तो ये रिकमेंडेशन क्यों आया? क्योंकि आरबीआई का वन ऑफ द फंक्शन है प्राइस स्टेबिलिटी। ठीक है, प्राइस स्टेबिलिटी एक फंक्शन है। देन आरबीआई इज ऑल्सो नोन एज बैंकर्स बैंक, है ना। और मार्केट में मनी सप्लाई और लिक्विडिटी को रेगुलेट करने का काम भी आरबीआई का है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आरबीआई को इंश्योर करनी है, तो इसके लिए हमको एक प्रॉपर टूल चाहिए। तो उस टूल के रूप में इस लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी का इनकॉर्पोरेशन हुआ था 1998 में, और ये फुल फ्लेज आरबीआई ने इसका इम्प्लीमेंटेशन शुरू किया सन 2000 से। ठीक है, तो बेसिकली ये लैफ क्या है वो अब हम समझते हैं। देखो, जब बैंकों को कैश क्रंच होता है ना, जैसे मान लो मार्केट में रिसेशन है, जैसे अभी पैंडेमिक आया। पैंडेमिक में मार्केट में इकोनॉमिक एक्टिविटीज बहुत कम हो रही है ना। मार्केट में इकोनॉमिक एक्टिविटीज बहुत कम हो रही है। अगर इकोनॉमिक एक्टिविटीज कम होगी तो ट्रांजैक्शंस कम होंगे। अगर ट्रांजैक्शन कम हुए तो बैंक का जो रेवेन्यू है वो भी डाउन होगा, है ना। इकोनॉमिक एक्टिविटीज कम हुई तो ईएमआई के थ्रू जो पैसा आता है बैंकों में वो भी कम होगा। तो इससे क्या होता है, बैंकों के पास लिक्विडिटी क्रंच क्रिएट हो जाता है। ठीक है, लिक्विडिटी क्रंच किस लिए? एक तो क्रेडिट के लिए, एक जो उनकी ऑपरेशनल एक्टिविटीज है उसके लिए भी क्रेडिट शॉर्ट होता है। ऑपरेशनल एक्टिविटी मतलब एटीएम का मेंटेनेंस है, लोगों की सैलरी है ना। ऐसे जो भी खर्चे हैं बैंकों के, पैसा तो होता है बैंक के पास लेकिन ऑपरेशनल जो सैलरी है, सैलरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो हर महीने देनी ही है। ठीक है, क्रेडिट भले ही थोड़ा कम कर दे लोन देना, बट सैलरी तो देनी पड़ेगी ना। तो इसकी वजह से कैश क्रंच आ जाता है। थर्ड वाला है कि बैंकों को एसएलआर और सीआरआर नॉर्म्स फॉलो करने पड़ते हैं। जो भी उनका एनडीटीएल है उसका 18% अभी एसएलआर है और 4% सीआरआर उनको मेंटेन करना पड़ता है। अब ये एसएलआर सीआरआर क्या है, इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है, आप प्लेलिस्ट में जाके उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो ये तीन मेजर चीजें हैं जिसकी वजह से बैंकों को एसएलआर फाइनेंशियल क्रंच क्रिएट होता है बैंकों के पास। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में फिर मार्केट में तो जा नहीं सकती, क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी स्लो डाउन चल रहा है, रिसेशन है। तो फिर ये किसके पास जाएंगे? बैंकर्स के बैंक के पास। बैंकर्स बैंक कौन है? आरबीआई। तो आरबीआई के पास जाएंगे और आरबीआई के पास ये रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई हमको और पैसा चाहिए। तो आरबीआई क्या करेगा? आरबीआई इनको पैसा देगा, लेकिन आरबीआई इनको पैसा देगा। ठीक है, आरबीआई बैंकों को पैसा देगा, पर कुछ उनसे कोलेटरल भी लेगा, है ना। तो आरबीआई जिस इंटरेस्ट रेट पे इनको लोन देगी उसको बोलते हैं रेपो रेट। ठीक है, ये टर्म रेपो रेट का कंसेप्ट है यहाँ पे लैफ में। ठीक है, ये शॉर्ट टर्म नहीं है, टर्म रेपो। टर्म मतलब 6 महीना, 4 महीना, एक साल, उतने पीरियड के लिए ये आरबीआई बैंकों को कर्जा देता है। ठीक है, पर इसके बदले में बैंकों को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आरबीआई के पास रखनी पड़ती है।
ताकि इनकेस अगर बैंक अगर कोलैप्स कर जाए या बैंक ने पैसे नहीं दिए तो आरबीआई वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज थर्ड पार्टी को बेच के पैसा वसूल कर सकती है। ठीक है, तो ये एक फाइनेंशियल मैकेनिज्म है टू एडजस्ट लिक्विडिटी इन द मार्केट। स्लो डाउन है, रिसेशन है, इकोनॉमिक सिचुएशन या पैंडेमिक जैसी सिचुएशन है, तो तो उस केस में क्या होता है कि मार्केट में पैसा नहीं है, तो एडजस्ट कैसे कर रहे हैं हम? बैंकों को लोन देके एडजस्ट कर रहे हैं। इसका उल्टा होता है रिवर्स रेपो में। ठीक है, जैसे मान लो मार्केट में जितना चाहिए उससे ज्यादा मनी सप्लाई ऑलरेडी है। ठीक है, बैंकों के पास और मार्केट इकोनॉमी में ज़्यादा मनी का सप्लाई हो गया है, जितना चाहिए उससे ज़्यादा है। तो इस केस में क्या करेंगे, अगर बैंकों को चाहिए, बैंक आरबीआई के पास उतना पैसा रख देता है, क्योंकि बैंकों के पास अगर आइडल मनी रखा है ना, मान लो 4,000 करोड़ 5,000 करोड़ अगर बैंक के पास आइडल पड़ा है, तो वो उनका लॉस हो जाता है। अगर वही पैसा वो आरबीआई के पास रख दे, वही पैसा अगर वो आरबीआई के पास रख दे, तो आरबीआई उस पे उनको क्या देगा? इंटरेस्ट देगा। और वो आरबीआई जो इंटरेस्ट पे करेगा बैंकों को, उसको क्या बोलते हैं हम? रिवर्स रेपो रेट है। ठीक है, तो इस यहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं, जो एक्सेस लिक्विडिटी है मार्केट में उसको हम एडजस्ट कर रहे हैं बाय कीपिंग दैट लिक्विडिटी विथ आरबीआई। ठीक है, तो ये दोनों मैकेनिज्म, इसको बोलते हैं हम लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। और इसमें कौन से टूल यूज हो रहे हैं? रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, और यहाँ पे मेजर रोल कौन प्ले कर रहा है? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, दीज आर बीइंग केप्ट एज कोलैटरल। ठीक है, नाउ वी विल मूव टूवर्ड्स मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। ये मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या है? अ फैसिलिटी अंडर विच शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक कैन बोरो एडिशनल अमाउंट ऑफ ओवरनाइट मनी। ठीक है, ये टर्म ऑक्शन नहीं है, मतलब ये किसी बड़े पीरियड के लिए या आरबीआई से लोन नहीं ले रही है बैंक। ठीक है, ये एक दिन 7 दिन ऐसे छोटे पीरियड के लिए ये बैंक लोन ले रही है। अब ये लोन लेने की जरूरत क्यों पड़ती है? वही कैश क्रंच। अब है ना, कैश क्रंच ये एक होता है, मान लो जैसे इतना बड़ा इंडिया है हमारा, इतने बड़े इंडिया में लाख के करीब, 1 लाख के ऊपर ही लगभग 1-2 लाख ब्रांचेस होंगी, सारे बैंक मिला के, स्मॉल फाइनेंस बैंक, कोऑपरेट, आरआरबी, और आपके पब्लिक सेक्टर बैंक, है ना। अकेले एसबीआई के ही 17,000 के करीब करीब बैंक है, करीब करीब ब्रांच है। तो किसी ब्रांच में अगर कैश का क्रंच पड़ता है ना, कैश क्रंच हो जाता है, मान लो किसी डिस्ट्रिक्ट प्लेस में, टियर 3 टाउन में कैश ही नहीं है, तो वो क्या करेंगे, उसके आजू बाजू में कोई आरबीआई की चेस्ट होगी। आरबीआई की चेस्ट मतलब जहां पे आरबीआई उनका पैसा रखता है, उसको बोलते हैं चेस्ट ब्रांच। ठीक है, तो वहां से ये ब्रांच क्या कर लेगी? लोन ले लेगी ओवरनाइट, है ना। ओवरनाइट जब ये लोन लेगी तो उसको क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं हम? मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। तो जब ये ओवरनाइट लोन आरबीआई के पास से कोई बैंक लेता है, तो उनको आरबीआई को कोई कुछ इंटरेस्ट देना पड़ता है, तो वो इंटरेस्ट रेट होता है इक्वल टू मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, इक्वल टू एमएसएफ। ये आज की डेट में है 4.25%। ठीक है, तो बेसिकली ये मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या है कि जो भी एग्जिजेंसीज आती है बैंकों को कैश से रिलेटेड, ठीक है, तो उसके जब कैश क्रंच होता है, तो उस केस में पब्लिक सेक्टर बैंक हो, आरआरबीज हो, कोऑपरेटिव बैंक्स हो, वो आरबीआई से पैसा उधार लेती है। और ये शॉर्ट टर्म है, बिल्कुल ही शॉर्ट टर्म है, एक से लेके 7 दिन तक या फिर 14 दिन तक ये होता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। सो आई होप ऑल ऑफ यू आर क्लियर विद दिस कंसेप्ट। देखो, इसमें इसमें एक तो क्वेश्चन आने के चांसेस ये होते हैं, एक तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी होती है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि इस बार के आईबीपीएस मेंस में एमएसएफ पे क्वेश्चन पूछ लिया था, आईबीपीएस मेंस। ठीक है, और आरबीआई में भी बहुत बार प्रीलिम में ये पूछ लेते हैं, आरबीआई ग्रेड बी में, नाबार्ड का भी पार्ट है ये। तो ऑल रेगुलेटरी बॉडीज, किसी भी रेगुलेटरी बॉडीज के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो या फिर बैंकिंग एग्जाम्स के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, तो ये मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी और लैफ का कंसेप्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आई होप ऑल दीज कंसेप्ट्स आर क्लियर टू यू। ठीक है, हम ऐसे वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे सो दैट यू कैन गेट क्लैरिटी ऑन दीज फाइनेंशियल कंसेप्ट्स। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन ऑल द बेस्ट।